हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा आप सब लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और भगवान के द्वारा बनाई गई शानदार एक्साइटिंग लाइफ का क्या करें, ज़िंदगी में फुली एंजॉय करें। दोस्तों, दिस इज़ योर फ्रेंड वॉरियर बिस्ट, हेल्थ जर्नलिस्ट। कहाँ से आपसे बात कर रहा है? मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड के ज़िला नैनीताल के नैनीताल हेडक्वार्टर से आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, गुड मॉर्निंग वॉक करते करते एक विचार आया, मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो एक क्या नाम कहते हैं कर्मचारी है, ये भारतीय सेना से रिटायर्ड बंदा है, ये हेल्थ जर्नलिस्ट कैसे बन सकता है। दोस्तों, ये बेशक मैंने भारतीय सेना को 17 कुमाऊं रेजिमेंट में सर्व किया और उसके तदुपरांत मैंने रिटायरमेंट लिया। और मैं हेल्थ जर्नलिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैंने कई प्रकार की हेल्थ मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया। और हेल्थ जर्नलिस्ट का मतलब है जो हेल्थ के बारे में जानकारी रखता हो। जर्नलिस्ट का मतलब पत्रकार ही नहीं होता है, जर्नलिस्ट का मतलब ये भी होता है जो हेल्थ, इंटायर हेल्थ के बारे में क्या रखता हो, जानकारी रखता हो। दोस्तों, एक होता है इलनेस इंडस्ट्री, एक होता है वेलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री कहते हैं कि जैसे सर्दी जुकाम का तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसको इलनेस इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। उसके लिए हमारे पास तमाम प्रकार के डॉक्टर हैं, है ना। 100 में से अगर 5 व्यक्ति बीमार रहते हैं तो उसके पास, हमारे पास कई प्रकार के क्या है, MBBS डॉक्टर हैं, है ना। कई प्रकार के मास्टर्स हैं जिनके आगे डॉक्टर लगता है और वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट और इलाज करते हैं। बट आप सबको पता है कि दुनिया में जितने भी सारे व्यक्ति हैं वह किसी न किसी प्रकार के रोग से क्या है, ग्रसित हैं। क्या मानते हैं या नहीं मानते हैं आप? हम सभी किसी न किसी प्रकार के रोग से क्या है, ग्रसित है। क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि हमको कुछ न कुछ जीवन में चाहिए होता है। किसी को बहुत ज़्यादा संपत्ति चाहिए होती है, किसी को बहुत ज़्यादा मान सम्मान चाहिए होता है ना। हर आदमी का दायरा अलग होता है। बच्चों को क्या चाहिए होती है, एक अच्छी सी नौकरी चाहिए होती है, एक अच्छा सा बिजनेस चाहिए होता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को देखने के लिए, इस प्रकार की चीज़ों का मनन करने के लिए एक जर्नलिस्ट की ज़रूरत होती है, एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब तक हम लोगों का कोई भी मेंटोर नहीं होगा, हम एक अंधी चाल में उस दुनिया में चलते रहेंगे और शायद ही हम कभी अपनी मंजिल तक पहुँचें। दोस्तों, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़रूर कोई न कोई एक क्या चाहिए होता है, आइडियल चाहिए होता है कि यार मैं इसके रास्ते पर चलूँगा। जैसा मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरे जो आइडियल थे वो हमारे गांव के एक सूबेदार बूबू थे। क्योंकि मैं सन 80 में पैदा हुआ और उस समय में गांव में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। बेशक परिवार में भी बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बट मन में विचार आता था, जब पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, तो सोचते थे यार कि कभी ये जो उन दिनों बहुत मुश्किल से हमारे गांव के आसपास में एक आध दो छोटी वाली गाड़ियां आया करती थी, छोटी कारें आया करती थी। और बहुत ज़्यादा कुछ सीज़न में जब आलू फल का सीज़न होता था तब ट्रक वगैरह आया करते थे। और अदरवाइज़ एक सरकारी बस आया करती थी जिसको डाक की गाड़ी कहा जाता था। तो अपने मन में जब बचपन इतनी गरीबी में गुजरा तो आसपास उन दिनों एक डिजिटल की शुरुआत भी हुई थी। आपको सबको पता है कि 80 के दौर में टेलीविज़न वगैरह की शुरुआत हुई थी। तब हम टेलीविज़न देखने के लिए, हमारे गांव में एक प्रधान बूबू हुआ करते थे, तो उनके घर में हम चित्रहार देखने के लिए, नाटक देखने के लिए, महाभारत देखने के लिए जाया करते थे। बट वो गाँव के एक संपन्न परिवार के व्यक्ति थे, तो उनके पास में उसी दौर में उनके घर में क्या था, टीवी था। गांव के सभी परिवारों के लोग क्या करते थे, वहां आते थे और टीवी पे फिल्म इत्यादि वगैरह, चित्रहार, नाटक इत्यादि देखते थे। तब दोस्तों बचपन में मेरे दिमाग में भी विचार आया कि यार कभी जीवन में हमारे पास भी ये होगा, कभी जीवन में हमारे पास भी टीवी होगा, कभी हम जीवन में अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, कभी हम जीवन में कहीं नैनीताल इत्यादि की सैर करने के लिए जा पाएंगे। बच्चों, नैनीताल मेरे घर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है, बट मैं सोचता था उन्होंने क्या कभी हम नैनीताल जाएंगे, साल 2 साल में कभी एक बार कहीं जाएंगे जब हो सके। उस समय हमारे पिताजी एक छोटी सी नौकरी किया करते थे और भगवान की कृपा से मुझे भी छोटे से बचपन में, अपने बचपने में जब मैं 6-7 साल का हूँगा तब मुझे नैनीताल आने का मौका मिला। और नैनीताल आने के बाद दोस्तों, आज जिस नैनीताल में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस नैनीताल में आने के बाद मुझे लगा कि यार क्या जगह है,
क्या एक्साइटमेंट है, क्या ज़िंदगी है यहाँ के लोगों की। यहाँ के लोगों के पास में उस समय में कार भी हुआ करती थी, लगभग हर घर में उस समय में टीवी भी हुआ करता था। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ सन 87-88 के दौरान की बात कर रहा हूँ। तब मेरे मन में विचार आया, नहीं यार, मैं भी इंसान हूँ और ये भी इंसान हूँ, एक दिन ज़रूर मैं भी क्या करूँगा, बड़ा आदमी बनूँगा। बड़ा आदमी बन करके क्या करूँगा, और ऐसी जगहों पे मैं भी अपना मकान बनाऊँगा और मैं भी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ूँगा। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि यार मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, उसके लिए आप मुझे क्या करना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि यार बहुत बड़े आदमी बहुत हैं, आप किसी स्पेसिफिक फील्ड को क्या करो, सेलेक्ट करो। जब उस फील्ड में आप जाओगे तब आपको पता चलेगा आपके मन में क्या विचार आता है। बहुत बड़े आदमी तो आप किसी भी फील्ड में बन सकते हैं, बट आपके अंदर क्या काबिलियत है। उस दौरान में शायद एक हमारे माँ साहब थे, उन माँ साहब ने मुझे कहा था कि आपके अंदर काबिलियत है, कि आप फिज़िक बहुत अच्छा करते हो, आप अच्छे धावक हो, आप अच्छे क्या नाम कहते हैं, एथलीट हो, आप इस पर क्या करो, अपनी कोशिश करो, तैयारी करो। पर उसी दौरान विचार आया दोस्तों कि मैं जब एक 26 जनवरी की मैंने एक टीवी पे परेड देखी थी, तब 26 जनवरी की परेड देखने के बाद मेरे मन में विचार आया कि मैं ये बनूंगा, मैं जीवन में आगे जाकर ये बनूंगा। और मैंने अपनी कुलदेवी माँ के मंदिर में जाकर के दोस्तों मैंने प्रार्थना की थी। मैंने माँ को बोला था, माँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बट मुझे एक आर्मी मैन बनना है, मुझे भारतीय सेना में जाना है, मुझे भारत की फ़ौज में जाना है। दोस्तों भगवान की कृपा से मेहनत करता रहा। कई सारे उतार चढ़ाव आए, और कई सारे उतार चढ़ाव आने के बाद 2000 में मैं भारतीय सेना में एनरोल हो गया। भारतीय सेना में एज एन सोल्जर मैंने शानदार 17 ईयर सर्विस किया। ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ पर सोल्जर में ही सर्विस किया दोस्तों, मैंने वहाँ पर कमीशन क्वालिफाई करने की भी बहुत बार कोशिश की, और बहुत बार कोशिश करने में मैं नाकाम रहा। और नाकाम क्यों रहा वो तो मैं जानता नहीं हूँ, बट मैंने कमीशन में मैंने एसएसबी भी, मैंने भारतीय सेना में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी मैंने क्या किया, एसीसी के थ्रू, स्टाफ कमीशन ऑफिसर के थ्रू मैंने भारतीय सेना में ऑफिसर बनने की भी कोशिश की। बट खुदा न खास्ता लक था, लक ने साथ नहीं दिया, या मेरी मेहनत इतनी अप टू डेट नहीं थी। तो उस मेहनत ने मेरा साथ हो सकता है मैंने ढंग से मेहनत नहीं की, और मैं भारतीय सेना में ऑफिसर बनने में सक्षम नहीं हुआ। तदुपरांत तब मेरा दिमाग लगभग विकसित हो चुका था, और मेरे भारतीय सेना में लगातार शानदार प्रयास हो रहा था, और मैं शानदार नौकरी कर रहा था। आप मेरे पलटन के किसी भी बच्चे को पूछ सकते हैं कि यार आपके पलटन में जो वकील बिष्ट था, मैं अपनी पलटन में वकील के नाम से फेमस था, तो वकील बिष्ट था, उसका फौज के दौरान कैसा चरित्र था और कैसा व्यक्ति था, है ना, किस प्रकार का उसकी एक्टिविटीज़ थी। आप किसी भी व्यक्ति को 17 कुमाऊं रेजिमेंट के किसी भी सोल्जर्स को, किसी भी जवान को, किसी भी ऑफिसर को आप पूछ सकते हैं। तो उसके बाद मैंने भारतीय सेना से दोस्तों ऐसे चलते रहा। उसके बाद मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे हो गए, और मैं अपने शादी बच्चों में क्या हो गया, लीन हो गया, अपने घर परिवार में लीन हो गया। तदुपरांत मैंने 2018 में भारतीय सेना से रिटायरमेंट लिया। मैं देहरादून में था, और देहरादून में मैंने रिटायरमेंट लिया, और रिटायरमेंट के बाद मैं लगभग 18 से 18, 19, 20, 21, मैं 22 में देहरादून में रहा। उस दौरान कोविड भी आया, और कोविड के दौरान भी कई सारे चैलेंजेस देखने को मिले। सब लोगों के अंदर के पास में चैलेंजेस आए, और वही चैलेंजेस हमारे पास भी आए, है ना। बट तब ऐसा घर परिवार, है ना, जैसे कि मनुष्य की मूलभूत जो आवश्यकताएँ होती हैं, वो रोटी कपड़ा मकान की होती हैं, वो मेरे अंदर ऐसा मेरे पास में था नहीं, क्योंकि मैंने भारतीय सेना को सर्व कर रखा था, और मुझे सेना ने एक ऐसा पैकेज दे दिया था, रिटायरमेंट प्लान ऐसा दे दिया था कि मुझे शायद रोटी कपड़ा मकान की जो लड़ाई है वो ज़िंदगी भर के लिए मेरी क्या कर देती, ख़त्म कर देती। दोस्तों उसके बाद जब मैं 2018 में रिटायरमेंट लिया, तो मैंने कोशिश की सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने की। जैसे मैं तैयारी ही कर रहा था, तो मेरा एक स्टेट राज्य में ECHS एक्स सर्विसमेन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत मेरा सिलेक्शन देहरादून ECHS में हो गया था, और मैं देहरादून ECHS में फिर से सिर्फ रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद ही मैं दोबारा से एक्स सर्विसमेन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम हेल्थ फील्ड में मैं क्या करने लगता है, एज एन ऑपरेटर मैं वहाँ पर सर्विस करने लग गया था। सर्विस के दौरान ही अब मुझे लगा कि यार वहाँ पर भी एक आर्मी का माहौल था, मैं जहाँ छोड़ के आया वो भी आर्मी थी। मुझे आर्मी से कुछ बाहर सिविल में देखना था कि क्या होता है सिविल लाइफ करके, क्योंकि जब मेरा बचपन था, मैं 18-19 साल का था, मैं बहुत फ़ौज में चले गया था, और जब मैं 38-39 साल का हुआ, 37-38 साल का हुआ, तब मैं फ़ौज से बाहर आ गया।
तो मुझे देखना था कि यार बाहर क्या करके। दोस्तों इसी दौरान मैं एक कंपनी से मेरा मल्टीनेशनल कंपनी से मेरा इंटरेक्शन हुआ। मेरे किसी मित्र ने मुझे मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरेक्शन करवाया और मेरा इंटरेक्शन हो गया। और इंटरेक्शन में मेरा किसके हुआ, एमवे एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जो पूरी दुनिया में न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करती है। ये कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट मेरे ख्याल से कुछ ही लिमिटेड प्रोडक्ट बनाती है, बाकी प्रोडक्ट खरीद करके लेवल लगा करके पूरी दुनिया में अपना बेचने का काम करती है। तो इस दौरान मैं लगभग 2-3 साल इस कंपनी के अंदर एसोसिएट रहा। बट मुझे फाइनली लगा कि नहीं, ये जो लेवल है वो हमारे हिंदुस्तान का लेवल शायद नहीं है, क्योंकि एमवे एक ऐसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, विदेशी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। वहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं, हालांकि वहाँ पर मैं डेली यूज़ के प्रोडक्ट सब कुछ हैं, साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी है तो सब कुछ कैसा प्रोडक्ट है। उन प्रोडक्टों को क्या होता है, बेचना होता है, बेच करके उसका जो कमीशन है वो आपके खाते में आता है। तो उसमें एक तो इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, सेल करने के बाद कमीशन आपके खाते में आएगा। ये एक अपने ही जैसे एसोसिएट्स, जैसे अपनी जैसे सेल्समैन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ताकि और वो भी सेल्समैन यदि आप कोई प्रोडक्ट को बेचेंगे उसका कुछ न कुछ प्रतिशत मुनाफा आपको भी आएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने जब 2-3 साल उस पर काम किया तो मुझे मज़ा नहीं आया, जमा नहीं, और मैंने उसको भी छोड़ दिया। दोस्तों उसके बाद मैं लॉकडाउन के बीच में ड्यूरेशन में ही मैं अपने गांव में चले गया। मेरा गांव प्यारा सा गांव नैनीताल से 60 किलोमीटर जहां मैं पैदा बड़ा हूं, मैं गांव में गया और वहां पे मैंने लगभग 2 साल स्पेंड किए, 2 से 3 साल मैंने स्पेंड किए गांव में। मैंने एक छोटा सा एक घर बनाया और घर बनाने के बाद मैंने अपने बच्चों को भी वहीं पर सेटल करने की कोशिश की। और मुझे लेकिन स्कूल काफ़ी दूर होने की वजह से मैं ऐसा हो नहीं पाया। तो उसके बाद वापस मैंने कुमाऊं के लॉन्च पैड हल्द्वानी आने का निर्णय किया और मैं कुमाऊं के लॉन्च पैड हल्द्वानी आ गया। हल्द्वानी में आज की तारीख में मेरे बच्चे पढ़ते हैं और इसमें विद्यालय पढ़ते हैं। और फिर मुझे लगा कि यार मैं अब हल्द्वानी में बैठे बैठे क्या करूँगा, तो मैंने किसी नौकरी को ढूंढना चाहा और भगवान की बड़ी कृपा रही और मैंने बहुत जल्दी ही इस राज्य सरकार के अंदर में इस नौकरी को, जिस सर्विस को मैं कर रहा हूं, इसको मैंने पा लिया था। और इसी ड्यूरेशन में मेरा लगभग 1 साल बीता और भगवान की और असीम कृपा मेरे ऊपर रही और मेरे साथ में एक और ऑफ़र आया। उस ऑफ़र को भी मैं पाने में क्या रहा, सक्सेस रहा, क्योंकि दोस्तों मैं मेहनती और जुनूनी आदमी तो हुई है। मुझे अगर यदि मेरे लायक काम मिल जाएगा तो मैं उस काम को करता ही करता हूँ। तो भगवान की कृपा से आज मेरी लाइफ बहुत बढ़िया अच्छी चल रही है, शानदार चल रही है। परमपिता परमात्मा की कृपा से बहुत बढ़िया चली है। अब जीवन में मेहनत करेंगे और मेहनत करके अब हम तो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मैं वादा करता हूँ, हमने सब जीवन में जितना देखना था, जीवन में जितने मज़े ऐश करने थे, 46 बरस के आस मेरी उम्र हो गई है। विवेकानंद जी ने तो 40 साल में ही पूरा दुनिया में पूरा कमाल कर दिया था, पूरा धमाल कर दिया था। देखो सूरज भगवान का भी आगमन हो चुका है ना, कि यदि जय हो प्रभु, क्योंकि हम भगवान को ढूंढते हैं, हम कण कण में भगवान को ढूंढते हैं, जहाँ बस भगवान हर रोज़ सुबह आकर के हमारे सामने में क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सूर्य देवता के बारे में नहीं जानता होगा। लोग कहते हैं नहीं भगवान कहाँ है। दोस्तों भगवान ये हैं, आप देख लो सामने, जो आपके सामने जो आपकी क्या नाम करते हैं, आपके जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब को पीछे उतार दिया है। आप देख सकते हैं मेरा प्रतिबिंब पीछे भी उतर चुका है। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ ही अब लाइफ आगे चल रही है। अब जीवन के इस पड़ाव में है कि अब बच्चों को आगे बढ़ाना है। बच्चों को आगे बढ़ाने के साथ साथ ही समाज में क्या करना है, समाज की सेवा करनी है। और समाज की सेवा के साथ साथ ही जो आज की जो युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी को आगे लेके जाना है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है, उनका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग है। उस पीढ़ी को थोड़ा सा डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। यदि हम उस पीढ़ी को अच्छा डायरेक्शन देंगे, आपसे हमसे जो बन पड़ेगा, आपने जो चीज़ देखी हैं, जो चीज़ प्रैक्टिकली अपने जीवन में की हैं, है ना, उन चीज़ों को आप उतारने का, उन चीज़ों को क्या नाम कहते हैं, उनको ट्रांसफ़र
करने का प्रयास कीजिए। आपके आसपास के जो बच्चे हैं उन बच्चों को आगे को ले जाना है, उनके भविष्य को क्या करना है, सुधारना है, उनके भविष्य को ऐसा भविष्य बनाना है, क्योंकि यही बच्चे कल का हिंदुस्तान बनने वाले हैं। उस समय में हमारा जीवन हमारे माँ बाप ने, हमारे घर परिवार ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे समाज ने, हमारे परिवेश ने हमारे जीवन को सुधारा, तो आज हिंदुस्तान इस लेवल पे है। तो आज इस लेवल से यदि हमको आगे ले जाना है, आज शताब्दी 1947 में शताब्दी मनाने की बात हो रही है। दोस्तों कोई एक व्यक्ति शताब्दी नहीं मनाएगा। यदि शताब्दी मनाएंगे, आप मनाएंगे, हम मनाएंगे, उस शताब्दी में हम अपने हिंदुस्तान का प्रतिबिंब कैसा देखना चाहते हैं, उसके लिए आज से हमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा। हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर प्रयास करे। एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। दोस्तों एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी थी। एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी थी और आग लगने के दौरान सब लोग उस आग को क्या करते, बुझा रहे थे। उसी आग में एक चिड़िया भी क्या कर रही थी, अपनी चोंच में पानी भर के ला रही थी और उस जंगल में चोंच में पानी को क्या 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 कर रही थी, चोंच से पानी को जंगल में छोड़ रही थी। तो एक बगुले ने बोला, ए चिड़िया तेरा क्या काम, तेरी चितनी सी छोटी सी चोंच में पानी लाने से एक चंद क्या नाम कहते हैं ये बूंद से क्या ही का पानी बुझ जाएगा। तो चिड़िया ने बहुत अच्छी बात की थी दोस्तों। वो चिड़िया ने इस बगुले को कहा था, ए बगुला, आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा, इस जंगल में आग बुझाने वालों में से मेरा नाम भी लिखा जाएगा। तेरा नाम तो आग जलाने वालों में लिखा जाएगा, बट मेरा नाम आग बुझाने वालों में से लिखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ आप और हम सब क्या हैं, ये छोटे छोटे कीट और पतंग हैं, है ना। बट हम यदि समाज को अपना कंट्रीब्यूशन करने में सफल रहे, हम सब सफल रहे, तो हम सब की सफलता, आप सब की सफलता क्या हो जाएगी, आने वाले समय में एक विकसित समाज का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में आना चाहिए, आग जलाने वालों में नहीं आना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, शायद कोई आदमी इसको सुनेगा भी या नहीं भी सुनेगा, बट मेरे मन की बात थी, मैंने कह दी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर। ज़िंदगी में स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ज़िंदगी को यूँ ही इंजॉय करो। बाय बाय।